अस्सलामुअलैकुम। तो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने लीडिंग और लैगिंग के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छे से समझा था और उसका क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। अब इस वीडियो से हम लोग फेदर्स को स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है? अभी तक हमें इतना तो पता चल चुका है कि हम लोग वोल्टेजेस को या करंट्स को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव या फिर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव या साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, कुछ इसी तरीके की रिप्रेजेंटेशन होती है। सही है, मगर हमारा असल में मकसद क्या था? हमारा मकसद था एसी सर्किट को सॉल्व करना। हमें एसी सर्किट एनालिसिस करनी है ना, मतलब हमें एसी सर्किट के अंदर करंट फाइंड करने पड़ेंगे, वोल्टेजेस फाइंड करने पड़ेंगे। तो अब आप एक बात बताएं, क्या मैं इस इक्वेशन को कैलकुलेटर के अंदर इजीली सॉल्व कर सकती हूँ? या जैसे मैं डीसी में V इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ अप्लाई करती थी और मेरे पास अगर मुझे करंट निकालना होता था V ओवर R, तो मैं यही चीज यहाँ पे कर सकती हूँ इन इक्वेशंस के जरिए? मुश्किल हो जाएगी ना, मतलब इतनी बड़ी इक्वेशन दिख रही है मुझे, इसके हिसाब से तो कैलकुलेशन होना थोड़ी सी मुश्किल है। सही है, इसके अलावा कैलकुलेटर में भी आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप इस तरीके की पूरी इक्वेशंस को पुट करें और आप उसको सॉल्व कर रहे हैं, बहुत मुश्किल हो जाएगा। सही है, तो ये जो है ना, इसके लिए आपके पास अलग रिप्रेजेंटेशन होती है, मतलब आप इस वोल्टेज को कुछ अलग तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे और उन रिप्रेजेंटेशन को हम लोग कहते हैं फेजर्स। सही है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये जो हमने लिखी है और अभी तक पढ़ी है, इसको हम लोग कह रहे होते हैं टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन। मतलब इसमें आपका जो वोल्टेज है वो टाइम के ऊपर डिपेंड है। सही है, अगर आपके पास लेट सपोज आपको ये वैल्यू निकालनी है वोल्टेज की, आपके पास जब तक टाइम नहीं होगा, बेशक आपके पास सारी चीजें मौजूद है, वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी मौजूद है, फेज एंगल मौजूद है, एम्पलीट्यूड तो होता ही मौजूद है, तो टी नहीं होगा, आप उस वोल्टेज की, उस पॉइंट की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। लेट सपोज मुझे कह रहे हैं भाई मुझे यहाँ पे बताओ इधर कितना वोल्टेज है, तो हम ये बोलेंगे यार आप हमें पहले टाइम बताओ, ये किस टाइम की बात कर रहे हो आप। सही है, तो ये मतलब कि टाइम के ऊपर डिपेंड करती है ये वाली वोल्टेज की वैल्यू और हर लम्हे पर चेंज होती है, तो इसलिए हम लोग इसको इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी कहते हैं। या तो आप इसे टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन कहेंगे या तो आप लोग इसे इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहेंगे वोल्टेज की। इसी तरीके से एक और रिप्रेजेंटेशन होती है जो कि हमारे पास कहलाती है फेजर डोमेन रिप्रेजेंटेशन, जो कि कैलकुलेशंस में हम लोग यूज कर रहे होंगे, या फिर उसे हम लोग फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं। सही है, ये टाइम पर डिपेंड हो गई, ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड हो गई। अब फेजर्स को समझने के लिए फेजर्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। फेजर हमारे पास असल में कुछ भी नहीं है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। सही है, जो कि आपके साइनोसॉइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बस कुछ भी नहीं है। भाई ये जो वी टी वाली इक्वेशन थी ना, वी टी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, ये आपके साइनोसॉइड को रिप्रेजेंट कर रही है ना। इसी तरीके से फेजर का भी यही काम है, किसी साइनोसॉइड को रिप्रेजेंट करना, मगर किसकी हेल्प से? कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प से। तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर ना थोड़े से आप लोगों ने मैथ्स में पढ़े होंगे, सही है, आज नहीं पढ़े तो आज हम लोग वो सारी बेसिक बातें डिस्कस कर रहे होंगे जो कि एसी में हमें काम आ रही होंगी। तो अब हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर्स का बैकग्राउंड देख लेते हैं। अच्छा, तो अभी हम लोगों ने ये पढ़ा कि हमारे पास जो फेजर्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे मैंने साइड में इस वीडियो का मकसद लिखा हुआ है कि मेरे पास अगर वी टी मौजूद है जो कि टाइम डोमेन में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और अभी तक हम लोगों ने वोल्टेजेस और करंट्स को इसी फॉर्म में देखा है। अगर मुझे कोई सर्किट दे दिया जाता है और उसमें मुझे इस तरीके से वोल्टेज दे दिया जाता है टाइम डोमेन में, तो मैं उसको सॉल्व तो नहीं कर सकती टाइम डोमेन में उस सर्किट को, तो मुझे उस वोल्टेज को फेजर में बदलना होगा। तो हम फेजर में कैसे बदलते हैं, तो वो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। उसके लिए एक छोटी सी डेरिवेशन है, बल्कि डेरिवेशन भी नहीं बोलूंगी, 2-3 स्टेप्स बोलूंगी, आपने वो देखने हैं बस। फिर उसके बाद मैं आपको एक टेबल बताऊंगी, डेरिवेशन देख लेंगे चीजें होती किस तरीके से, फिर आपको खुद ही चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास, लेट सपोज मैं z को एक कॉम्प्लेक्स नंबर कह रही हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है हमारे पास उसका एक रियल पार्ट और एक होता है उसका इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, ये जो x है ये इसका रियल पार्ट है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, और ये y इसका इमेजिनरी पार्ट है। और एक नंबर में जब ये दोनों चीजें मिल जाती है तो हम उसे कहते हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। सही है, अब ये जो j है ना, इसे बहुत सारे लोग i से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मगर कैलकुलेटर में j आता है। सही है, तो इसकी वैल्यू होती है हमारे पास √-1। सही है, आप देखिए नाम से ही जा रहे जे लगा हुआ है वाई के साथ, तो √-1 सॉल्व थोड़ी हो सकता है, तो ये इमेजिनरी सॉल्यूशन है ना इसका। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे √-1 है, मगर इसका कोई काम नहीं है सर्किट्स के अंदर,
ये सिर्फ बेसिक नॉलेज के लिए। अब जब भी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि उसका एक रियल पार्ट लिखते हैं, फिर उसका एक इमेजिनरी पार्ट लिखते हैं, तो इस फॉर्म को हम लोग कह रहे होते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर की। सही है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे ही रिप्रेजेंट करें, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड लिख दे और उसका एक एंगल लिख दे। ठीक है, तो ये भी एक रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। इसे हम लोग कह रहे होते हैं पोलर फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर की। इसी तरीके से हमारे पास एक तीसरी फॉर्म भी होती है जो कि हम लोग एक्सपोनेंट की फॉर्म में करते हैं। या आप आर मैग्नीट्यूड लिखोगे और एक्सपोनेंट के साथ जो जे और एंगल लिख दोगे, तो इसे हम लोग कह रहे होते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सर्किट्स में आप लोगों की ज्यादा जो काम आ रही होगी वो रेक्टेंगुलर फॉर्म काम आएगी और पोलर फॉर्म काम आएगी, मगर हमें अभी चीजों को समझने के लिए कि हम फेजर में कैसे जाएंगे उसके लिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मेरे पास रेक्टेंगुलर फॉर्म मौजूद है तो मैं सारा काम अपना रेक्टेंगुलर में ही करूं। ठीक है, इतना तो हमने थोड़ा बहुत मैथ्स में पढ़ा था कि हम रेक्टेंगुलर फॉर्म से पोलर फॉर्म में भी जा सकते हैं, पोलर फॉर्म से रेक्टेंगुलर में भी जा सकते हैं, है ना। तो शायद आप लोगों को कुछ फॉर्मूलाज भी याद हो। अगर आपको ये मैग्नीट्यूड निकालना है, ये जो पोलर फॉर्म वाला मैग्नीट्यूड है और आपके पास असल में मौजूद है रेक्टेंगुलर फॉर्म, सही है, तो आप ये मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? आपके पास जो x की वैल्यू मौजूद है और जो y की वैल्यू मौजूद है उन दोनों का स्क्वायर कर दो अंडर रूट के अंदर, तो आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर ये आपको एंगल निकालना है और आपके पास x और y मौजूद है, मतलब रेक्टेंगुलर फॉर्म मौजूद है, तो आप tan इनवर्स y ओवर x कर दो। इसी तरीके से हमने ये भी पढ़ा था मैथ्स के अंदर कहीं ना कहीं कि अगर लेट सपोज मेरे पास पोलर फॉर्म मौजूद है और मुझे जाना है रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, x मेरे पास बराबर हो जाएगा r cos फाई के, जो मैग्नीट्यूड है और एंगल को मैं cos के साथ कर दूं तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी, और y बराबर हो जाएगा r sin फाई के। ये बेसिक हमने कुछ कन्वर्जेंस देखी थी। ठीक है, अब इसकी हेल्प से हम लोग फेजर कैसे बनाएंगे अब हम ये देख लेते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा जगह को खाली कर दूं ताकि हम लोग यहाँ पे अपना काम करें। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे गौर से हुआ क्या कि मुझे ये बात पता है कि z मेरे पास बराबर है x प्लस का जे वाई के। अब मैंने अभी बोला कि अगर मेरे पास पोलर फॉर्म मौजूद है तो मैं x निकाल सकती हूँ r cos फाई करके और y निकाल सकती हूँ r sin फाई करके, तो मैं x की जगह पुट कर देती हूँ r cos फाई प्लस का j r sin फाई। ठीक है, यहाँ से मैं r कॉमन निकाल सकती हूँ, बिल्कुल निकाल सकती हूँ, ये हो गया r cos फाई प्लस का j sin फाई। अब देखिए z तो मेरे पास किसी के भी बराबर हो सकता है ना, x प्लस का जे वाई के बराबर भी हो सकता है और इसके बराबर भी हो सकता है, तो ये पूरी चीज मैं कह सकती हूँ ये बराबर है r e j फाई के। सही है, अब देखिए यहाँ से r और r कैंसिल हो गए तो मेरे पास e j फाई बराबर आ गया है cos फाई प्लस का j sin फाई के। ये असल में हमें एक्सप्रेशन चाहिए थी और इस एक्सप्रेशन से हम लोग फेजर डोमेन निकालेंगे। तो अब हम निकाल के देख लेते हैं, थोड़े से स्टेप्स हैं, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है आपको, फिर आपको सारी जो कहानी है वो समझ में आ जाएगी। अब देखिए अभी हम लोगों ने एक एक्सप्रेशन निकाली थी जो कि थी ई जे फाई बराबर आ गया था हमारे पास cos फाई प्लस का जे साइन फाई के। ये कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये बस समझने के लिए। अब देखिए हमें ये बात पता है कि हमारे पास j बराबर हो जाता है x प्लस का जे वाई के, है ना। तो मैं क्या कह रही थी कि x इसका रियल पार्ट होता है, रियल नंबर होता है, और y इसका इमेजिनरी नंबर होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो x है ये रियल पार्ट है z का, है ना। इसी तरीके से y को हम कह सकते हैं कि ये इमेजिनरी पार्ट है y का। तो इमेजिनरी पार्ट है दिखाने के लिए हम im लिख देते हैं और रियल पार्ट को दिखाने के लिए हम re लिख देते हैं। ठीक है, तो मैं बिल्कुल उसी तरीके से अगर यहाँ पे देखूं तो ये x की जगह लिखा हुआ दिख रहा है मुझे, और ये जो साइन फाई है ना ये y की जगह लिखा हुआ दिख रहा है मुझे। गौर से देखें, ये यही ऐसी चीज दिख रही है मुझे, y के साथ j लिखा हुआ होता है ना, j भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं ये कह सकती हूँ जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि ये रियल पार्ट है z का, इक्वल टू की दूसरी साइड पे z लिखा हुआ था, तो मैं इस इक्वेशन को भी कह सकती हूँ कि ये जो cos फाई है ना, ये जो cos फाई है ये रियल पार्ट है ई जे फाई का। इसी तरीके से मैं ये भी कह सकती हूँ कि ये जो साइन फाई है ना ये इमेजिनरी पार्ट है ई जे फाई का। समझ में नहीं आया तो वापस से एक दफा जो है पीछे करके देखें वीडियो को, सही है।
भाई देखिए, जिस तरीके से हम एक्स और वाई को बोलते थे ना कि वो जेड का रियल पार्ट है, जेड का इमेजिनरी पार्ट है, बिल्कुल यही काम मैंने इस इक्वेशन में भी करा है। सही है। अब देखिए, मेरा मकसद क्या था, मुझे टाइम डोमेन से फेजर डोमेन में जाना है। मतलब मेरे पास मौजूद था वी टी इक्वल टू वी एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना, और मुझे इसकी फेजर डोमेन निकालनी है। तो मैं क्या कह सकती हूँ, यहाँ पे मुझे दिख रहा है इस इक्वेशन में, देखिए पहली वाली चीज, मैंने cos फाइव को बोला है कि ये रियल पार्ट है ई जे फाइव का, तो मैं cos ओमेगा टी प्लस फाइव को बोल सकती हूँ कि ये रियल पार्ट है ई जे ओमेगा टी प्लस फाइव का। इक्वेशन से खेलना है बस, आपने थोड़ा सा समझना है बस, और कोई ज्यादा मुश्किल चीज है ही नहीं। ठीक है, बिल्कुल जैसे आपने ये पहली वाली इक्वेशन ले cos फाइव वाली, आप दूसरी वाली भी ले सकते हैं, मगर हर चीज की एक कन्वेंशन होती है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर बहुत सारी ऐसी कन्वेंशन फॉलो हो रही होती है, और वो आपको पता होनी चाहिए, वरना हम कंफ्यूज रहते हैं बहुत ज्यादा कि हमने यही वाली इक्वेशन क्यों ली। ठीक है, तो जिस तरीके से cos फाइव बराबर है ना, रियल पार्ट है ये ई जे फाइव का, तो इधर मैंने बोल दिया कि cos ओमेगा टी प्लस फाइव रियल पार्ट है ई जे ओमेगा टी प्लस फाइव का, और बाकी सारी चीजें अपनी जगह पे मौजूद हैं। अब यहाँ पे बस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करें, ये हो जाएगा रियल पार्ट ई जे ओमेगा टी, जे मल्टीप्लाई हो गया और जे फाइव से भी हो गया मल्टीप्लाई। सही है। अब यहाँ पे ये हो जाएगा वी टी बराबर हो जाएगा, रियल पार्ट है ये वी एम के साथ मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर लूँ, जे फाइव वाली टर्म लिख देती हूँ और ई जे ओमेगा टी को थोड़ा सा अलग से लिख देती हूँ। अब आप मुझे एक बात बताएं, ये वाली जो चीज है ना वी एम ई जे फाइव, इसको थोड़ा सा सही से करके लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाए। ये हो जाएगा ई जे फाइव, ये वाली जो चीज है ये आपको कुछ ऐसी दिख रही है आर ई जे फाइव जैसी, ये किसकी फॉर्म थी, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की एक और फॉर्म थी जिसे हम लोग क्या कहते थे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते थे। ये बिल्कुल उसके जैसा लग रहा है मुझे, वी एम ई जे फाइव। तो मैं कह सकती हूँ कि ये जो चीज है ना, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मगर अब क्योंकि यहाँ पे आर नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे वोल्टेज लिखा हुआ है, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम वी से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो यहाँ से मेरे पास v का कॉम्प्लेक्स नंबर निकल के आ गया, जो कि हमारे पास क्या आया, वी एम ई जे फाइव। और आप एक बात बताएं मुझे, z की एक पोलर फॉर्म भी तो होती थी, तो वो पोलर फॉर्म क्या होती थी, आपके पास जो r था ना, r आप पहले लिखते थे, तो इस तरीके से यहाँ पे वी एम पहले लिखेंगे और r के साथ एंगल में फाइव लिख देते थे, ये जो एंगल होता था, तो यहाँ पे एंगल में फाइव लिख दिया, ये फाइव यहाँ। तो आपने यहाँ से वोल्टेज की पोलर फॉर्म निकाल ली, मतलब वोल्टेज का कॉम्प्लेक्स नंबर निकाल लिया, मतलब इन शॉर्ट आपने यहाँ पे वोल्टेज का फेजर निकाल लिया। और ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आपने किस इक्वेशन की हेल्प से निकाला है, आपने ये cos फाइव वाली इक्वेशन की हेल्प से निकाला है, sin फाइव वाली की इक्वेशन की हेल्प से नहीं निकाला है। मैं इस बात को बार बार एम्फसाइज एक वजह से कर रही हूँ। एक सवाल होता है बहुत कॉमन, अगर आप लोगों ने थोड़ा सा खुद से पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा ना, तो आपको इस बात का इल्म होगा कि जब आप सर्किट सॉल्व करते हैं तो एक कंफ्यूजन रहती है कि सर्किट में हमें सोर्सेज को साइन से कॉज में लाना होता है या नहीं लाना होता, और ये कंफ्यूजन मुझे मेरे पूरे सेमेस्टर तक थी और आखिर तक नहीं पता चल रहा था। ठीक है, क्योंकि बुक उस टाइम पे ठीक से नहीं करी थी, तो बुक में ये बात लिखी हुई है, और वैसे भी ये बात है कि भाई ये जो cos फाइव है ये कन्वेंशन है, आपने इसको यूज करके अपना फेजर निकाला है ना। सही है, तो आपको cos फाइव के लिहाज से ही चीजों को देखना है। मतलब अभी हम लोग एक टेबल देखेंगे, उससे हमें समझ में आएगा कि हमें अपनी सोर्सेज को साइन से कॉज में बदलना होता है। सही है, क्योंकि हम अपना सवाल फेजर में सॉल्व करते हैं और फेजर हमारे पास कॉस की हेल्प से आया है। अभी शायद ये बातें आप लोगों को समझ में नहीं आ रही हैं, तो अब हम इन बातों को समझ लेते हैं और फेजर डोमेन में सही से देख लेते हैं कि किस चीज को कैसे रिप्रेजेंट करना होता है। हमारा आधे से ज्यादा काम ऑलरेडी हो चुका है। अच्छा, तो देखिए इस वीडियो का असल में हमारा मकसद क्या था कि हमारे पास वोल्टेजेस और करंट्स टाइम डोमेन में मौजूद थे और हमें उनका फेजर निकालना था। क्यों निकालना था? क्योंकि हम क्वेश्चंस में फेजर्स में डील करते हैं, हम लोग टाइम डोमेन को यूज नहीं करते। सही है, तो टाइम डोमेन में हमारे पास वोल्टेज मौजूद था वी टी इक्वल टू वी एम, कॉस वाली टर्म हमने ली थी ओमेगा टी प्लस फाइव, और इसका जब हमने फेजर निकाला तो फेजर हमारे पास निकल के आया वी बोल्ड में बराबर आया था वी एम एंगल फाइव के।
इसको हम बोल्ड इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये जो फाई होता है ना, ये आपको डायरेक्शन बता रहा होता है। अगर ये फाई है तो मतलब आपके पास चीजें एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, यही ये माइनस फाई होता है तो ये क्लॉकवाइज चल रहा है। और ये चीज हमने शायद थोड़ी लीडिंग और लैगिंग में भी देखी थी, मगर अगर ये अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो क्योंकि हमने अभी फेजर डायग्राम नहीं पढ़ी है, सही। तो इसको आप इतना मत सोचे, बस अभी के लिए फिलहाल ये देखें कि आपके पास फेजर को आप बोर्ड में शो करते हैं क्योंकि ये आपको डायरेक्शन भी बताता है। और मतलब इसका क्या मतलब है कि डायरेक्शन बताते हैं तो बोर्ड में शो करा। भाई हम लोगों ने थोड़े बहुत वेक्टर्स तो पढ़े हैं, वेक्टर्स भी हम लोग बोर्ड में शो करते हैं ना। क्यों शो करते हैं? क्योंकि वो हमें डायरेक्शन भी बताता है और मैग्नीट्यूड भी बताता है। तो इसने भी यही करा, मैग्नीट्यूड भी बताया, डायरेक्शन भी बताया, ठीक है। तो ये चीज बस इसके लिए थी कि बोर्ड में क्यों आप लोग इसको शो करते हैं। अब देखें, VT VM cos ओमेगा t प्लस फाई बराबर आ गया VM एंगल फाई के। अब मेरे पास अगर मौजूद होता VT VM sin ओमेगा t प्लस फाई, तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करते? भाई अब इसको हम VM एंगल फाई थोड़ी लिखेंगे, इसको भी फिर तो सेम हो जाएगा, दोनों में फर्क ही नहीं रहा। और साइन और कॉस में तो फर्क होता है, 90 डिग्री का फेस शिफ्ट होता है। तो आप सिंपल क्या करते हैं, भैया आपने पहली चीज कॉस में निकाली है ना, तो आप दूसरे वाले को भी कॉस में लेकर आओ, मतलब इसको आप कॉस में कन्वर्ट करो पहले। जब आप कॉस में कन्वर्ट करोगे तो हमें ये बात अच्छे से पता है कि इसके एंगल में से 90 डिग्री माइनस हो जाते हैं, जो कि लास्ट वीडियो में मैंने एम्फेसाइज किया था कि ये वाली आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, चाहे आप ग्राफिकल मेथड ही क्यों ना यूज कर रहे हो, ठीक है। तो अब बताएं, अब इसका एंगल कितना आ गया, यही दूसरे वाले का, ये पहला ये दूसरा, दूसरे वाले का एंगल अब कितना निकल के आ गया, फाई माइनस 90। तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ इस वोल्टेज को, VM, मैग्नीट्यूड तो देखे वही है, एम्पलीट्यूड तो वही है, एंगल में हमारे पास आ जाएगा फाई माइनस 90 डिग्री, क्योंकि इसका एंगल कितना आ गया कॉस के साथ, फाई माइनस 90 डिग्री। तो यहाँ से पता चला कि जब हमारे पास सोर्सेस साइन में मौजूद होंगी ना, तो आपको उसको कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो अपनी बेसिक कैलकुलेशन है वो कॉस की हेल्प से करी थी, सही है। तो इसके लिए हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होती है, हम साइन को कॉस में बदले या नहीं बदले। अब देखिए यही चीज मैं करंट के लिए अगर लिखूं तो करंट की कुछ इस तरीके की फॉर्म होती है, कॉस ओमेगा t प्लस फाई, सही है। तो करंट कैसा आ जाएगा, करंट भी आप लोग बोल्ड में शो करेंगे, ये हो जाएगा IM एंगल फाई, सही है, क्योंकि इसका एंगल ही फाई है। और अगर करंट आपके पास किस में लिखा हुआ होता, IM साइन ओमेगा t प्लस फाई में लिखा हुआ होता, तो आप उसको शो करते IM फाई माइनस 90 डिग्री से। क्यों? क्योंकि आप इस साइन को कन्वर्ट करते जब कॉस में, तो यहाँ पे फाई माइनस 90 आ जाता। तो ये चार टर्म्स हैं, ये चार आप लोग कह ले फॉर्मूलाज हैं। ये टेबल है असल में बुक का 9.1, अगर आप लोग अलेक्जेंडर की बुक फॉलो कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे तो कॉन्सेप्ट के लिए याद रखें। इन चार फॉर्मूलाज को आपने याद रखना है, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए बहुत काम आएंगे। ये आप लोग जो वोल्टेजेस और करंट्स हैं, इसको हमने कौन सी फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, कॉम्प्लेक्स की पोलर फॉर्म में, सही है। और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसको हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी फेजर्स ही कहलाते हैं। तो अभी हमें ये सारी बातें नहीं पता डिटेल के अंदर, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे जिससे हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स मजीद अच्छे से समझ में आएंगे और फेजर्स की हेल्प से हम लोग सर्किट को सॉल्व कर सकेंगे।